हेलो गाइस। वेलकम टू पहलवान सर रेसिपी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो होता है ये क्या डॉक्यूमेंट है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है एक एसएपी एफएससीओ कंसल्टेंट में या एसएपी के एरिया में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए गाइस, तो लास्ट वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको पता चल पाए इस डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल में। तो गाइस, सबसे पहले तो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले चलिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ज़रूरत कब पड़ती है गाइस, तो देखिए कोई भी अगर एसएपी ने स्टैंडर्ड सोल्यूशन दिया है, बहुत सारे रिपोर्ट्स एसएपी ने दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो रिपोर्ट जो है बिजनेस और जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि मुझे कुछ उसमें और भी फील्ड्स चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी एग्जांपल में बताऊंगा आपको। तो जो कि स्टैंडर्ड एसएपी के रिपोर्ट में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारा रिपोर्ट है, ये हमारा रिपोर्ट है परचेजिंग डॉक्यूमेंट्स पर डॉक्यूमेंट नंबर। परचेजिंग डॉक्यूमेंट पर डॉक्यूमेंट नंबर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि ओपन इनवॉइसेस, अगर गुड्स रिसिप्ट तक देखना है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ओपन सिलेक्शन पैरामीटर्स में इनवॉइसेस वाला सिलेक्शन देखना है तो वो देख सकते हो। तो आपको लिस्ट चाहिए, इसमें आपको दिख जाएगा। इसमें दिखेगा आपको जब ये जो रेच रेच नंग जो है, रेच नंग इसमें दिखेगा गुड्स रिसिप्ट होने तक कि किसका किसका अब इनवॉइस होना है गुड्स रिसिप्ट होने तक। वो सारे पीओ का लिस्ट दिख जाएगा। अगर आप ये वाला सेलेक्ट करोगे गट स्क्रिप्ट, तो इसमें दिखेगा आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं वो सारे इनवॉइसेस वाले पीओ आपको दिख जाएंगे। तो गाइज और इसमें क्या है, इसमें वही आपको नंबर ऑफ पीओ दिख जाते हैं। अब यहाँ पे गाइज ये स्टैंडर्ड एसएपी ने दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एसएपी ने दिया हुआ है। अब यूजर मान लीजिए, यूजर ये कह रहा है मतलब बिजनेस साइड से क्लाइंट साइड से ये रिक्वायरमेंट आया है, दो रिक्वायरमेंट आया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि पेमेंट टर्म फील्ड जो है उसको आप ऐड कर लो। वो कह रहा है कि आप जो है पेमेंट टर्म फील्ड को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हो पेमेंट टर्म फील्ड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी पेमेंट टर्म नहीं है, एक रिक्वायरमेंट। तो ये रिपोर्ट है MEII रिपोर्ट और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट टर्म जो है यहाँ पे कहीं पे भी वो फील्ड स्टैंडर्ड एसएपी में नहीं है। मैं नीचे भी ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए पेमेंट टर्म कहीं पे भी नहीं है। तो नहीं है, तो ये एक तरह का गैप हो गया। मतलब जो एसएपी ने स्टैंडर्ड सोल्यूशन दिया था, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन बिजनेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, उनको पेमेंट टर्म भी इस रिपोर्ट में चाहिए चाहिए। तो ये जो गैप हो रहा है ना, इसी गैप को ये गैप किसके बीच में हो रहा है, स्टैंडर्ड एसएपी के बीच में और बिजनेस के रिक्वायरमेंट के बीच में। तो इसी गैप को फुलफिल करने के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए इस गैप को हम क्या करते हैं, फंक्शनल कंसल्टेंट जो होते हैं एसएपी एफआईसीओ कंसल्टेंट हो गए हैं या एमएम कंसल्टेंट एसडी कंसल्टेंट, वो अपने अपने एरिया से, जैसे मैं अभी एसएपी एफआईसीओ कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एसएपी एफआईसीओ कंसल्टेंट क्या करेगा, वो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेगा और उसमें वो वो डॉक्यूमेंट जो है वो बनाएगा इस गैप को खत्म करने के लिए। और उसमें वो डिटेल्स लिखेगा, टेक्निकल फील्ड नेम टेबल्स वगैरह और कुछ कुछ डिटेल्स लिखेगा, ठीक है। और उसके बाद ये फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेगा और ये प्रिपेयर करने के बाद एबैपर को देगा, जो डेवलपर होते हैं एसएपी में। वो लोग इस फील्ड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे एज पर द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर गैप है स्टैंडर्ड एसएपी के सॉल्यूशन में और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट में, तब उस गैप को फुलफिल करने के लिए, उस गैप को खत्म करने के लिए फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें मेनली मेनली जो हम आपको मैं बता दूं, इसमें मेनली हम ये दो चीजें डालते हैं। एक कौन सी फील्ड की जरूरत है और उस वो जो फील्ड है वो किस टेबल में रहता है। जैसे हमें पता है डेटाबेस है पूरा एसएपी, तो टेबल लेवल पे कोई भी डेटा जो स्टोर होता है, तो जो वो जो फील्ड जो सपोज हमारे एग्जांपल में यहाँ पे बिजनेस क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट है कि पेमेंट टर्म्स लेके आओ, जो कि स्टैंडर्ड एसएपी में नहीं है। तो वो फील्ड कहाँ अवेलेबल होगा स्टैंडर्ड एसएपी में, ठीक है। उस हिसाब से हमें वो उसको लेके आना होगा, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि ये गैप को फुलफिल करने के लिए फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसको शॉर्ट में एफएसडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैंने फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को डिटेल में बनाया हुआ है, इसको चलिए हम देख लेते हैं।
तो गाइस फॉर एग्जांपल ये जो डॉक्यूमेंट रहता है ना, तो आप जब अपने अपने क्लाइंट पे जब आप लोग काम करोगे तो वहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑलरेडी उनके पास रहता है। और अगर न्यू काम करो तो वहाँ ऑलरेडी रहता है। अगर नया काम करोगे तो आपको ये फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो उसमें कंपनी का लोगो वगैरह वो सारी चीज़ें रहती हैं। और ये फॉर्मेट तो ऐसे ही रहेगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले उसमें हम हेडिंग लिखेंगे, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट नंबर है, चेंज रिक्वेस्ट जनरली तब रिक्वायर्ड होता है जब हम कोई टीआर मूव करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कोई भी चेंज करके, तो यहाँ पे टीआर की ज़रूरत लगेगी। तो चेंज रिक्वेस्ट नंबर अगर कोई है तो आप मेंशन कर लीजिए, नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है गाइस। तो अभी देखिए इसमें वर्जन लिखेंगे, मतलब अब मान लीजिए इसमें, मान लीजिए दो बार रिक्वायरमेंट आया। एक रिक्वायरमेंट आया कि पेमेंट टर्म आप ऐड कर लो, और दूसरा रिक्वायरमेंट आया कि ड्यू डेट फील्ड को ऐड करो अगर पीओ जो है वो इनवॉइस्ड हो गया है। तो परचेज ऑर्डर में साइकिल में क्या होता है, पीओ जनरेट होता है, फिर गुड्स रिसिप्ट, फिर इनवॉइस रिसिप्ट। तो उनको ड्यू डेट चाहिए, एक तो पेमेंट टर्म चाहिए फील्ड इस रिपोर्ट में, दूसरा चाहिए ड्यू डेट। अगर पीओ इनवॉइस्ड हो गया तो उस समय ड्यू डेट चाहिए, और नहीं हुआ तो ड्यू डेट नहीं चाहिए, तो ब्लैंक रख देंगे। ठीक है। तो ये दो रिक्वायरमेंट है। ओके, तो पहला सपोज पहले पहले रिक्वायरमेंट में दिलीप कुमार ने काम किया और 28 मार्च को उसने कंप्लीट कर दिया। सेकंड रिक्वायरमेंट में शमीम अख्तर ने काम किया, उसने इसको 30 अप्रैल में कंप्लीट किया। तो इस तरह से वर्जन होता रहेगा। अगर फर्दर कोई रिक्वायरमेंट आएगा इसमें और वो अचीवेबल है करना, हम एबापर से डिस्कस करके फिर वर्जन ये बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा है। तो सबसे पहले हम, चलिए मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, तो इसमें ऐसे फॉर्मेटिंग रखेंगे, वर्जन ऐसे लिखेंगे, डेट, नेम, रीजन। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, एग्जीक्यूटिव समरी लिख देंगे। समरी में मैं बताता हूँ नीचे फ्यूरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि आजकल सब कुछ फ्यूरी में है, पता है आपको, बैकएंड में उतना काम नहीं हो रहा है। यूजर्स बिजनेस फ्यूरी पे काम कर रहे हैं, बिजनेस की यूजर्स। ठीक है, बैकएंड में भी एक्सेस हम देते हैं, लेकिन हम मेनली उनको फ्यूरी पे वो काम करते हैं। तो गाइज फ्यूरी ट्रांजैक्शन कौन सा है, वो फ्यूरी टाइल हमें बेसिस कंसल्टेंट के साथ मिलके वो उनको प्रोवाइड कराना होगा और एक्सेस भी दिलवाना होगा बेसिस कंसल्टेंट के, विद द हेल्प ऑफ बेसिस कंसल्टेंट। तो समरी देखिए, द पर्पस ऑफ दिस एनहांसमेंट एज बिलो, टू ऐड पेमेंट टर्म फील्ड। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है पेमेंट टर्म फील्ड को ऐड करना इस ME2N जो रिपोर्ट है इसमें। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है जी, दूसरा है ड्यू डेट फील्ड इफ पीओ इज इनवॉइस इन ME2N रिपोर्ट। सबसे पहला देखते हैं पेमेंट टर्म फील्ड हम कैसे ऐड करेंगे। परचेजिंग डॉक्यूमेंट बाई, परचेजिंग डॉक्यूमेंट डिस्प्ले बाई डॉक्यूमेंट नंबर, ये फ्यूरी का फ्यूरी एप्लीकेशन का नाम रहेगा। ये ME2N जो है ये बैकएंड पे मैं दिखा रहा हूँ SAP GUI स्क्रीन पे। फ्यूरी फ्यूरी में हमें ये डेवलप कराना रहेगा, तो मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ, बट ये आप SAP फ्यूरी लाइब्रेरी में जाएंगे और बेसिस टीम को बोलेंगे कि ये आप, ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है, इसको आप इसको क्या करो, आप एक्सेस दे दो, ऐड कर लो, तो वो लोग ऐड कर देंगे फ्यूरी ट्रांजेक्शन को। ठीक है। बैकएंड से भी आप समझ सकते हैं, बैकएंड और उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, फ्यूरी को इसको बैकएंड बोलते हैं। तो दोनों चीज एक ही है, लेकिन बिजनेस को हमें यूजर्स को वो एक्सेस देना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, पहला रिक्वायरमेंट का हम फुलफिल करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो इसमें लॉजिक के पेमेंट टर्म फील्ड को अपने को ऐड करना है ME2N रिपोर्ट में। तो ये कहाँ से, ये कहाँ पे मिलेगा, तो टेबल मैंने लिखा है, देखिए टेबल EKKO में जाइए और फील्ड जीटम ले लीजिए। तो चलिए गाइस, मैं EKKO टेबल में जा रहा हूँ। SC16N EKKO टेबल में जाइए। ओके। और यहाँ पे अपना परचेज ऑर्डर दे दीजिए, जैसे कि मेरे एग्जांपल में जो भी परचेज ऑर्डर ये है, ये मैंने पिक कर लिया। ये परचेज ऑर्डर आप यहाँ दे दो। ठीक है, Ctrl+Z। ये परचेज ऑर्डर आप दे दो और इसको आप क्या करो, एग्जीक्यूट कर लो। इसको एग्जीक्यूट कर लोगे तो मैंने क्या बताया, वो फील्ड का नाम क्या बताया, यहाँ देख लेते हैं। ये फील्ड का नाम है जीटम। जीटम को आप क्या करो, जीटम को यहाँ से वो पिक कर लेगा। Ctrl+F यहाँ पे कर लीजिए और Ctrl+F कर लीजिए, और ये टेक्निकल नेम ये है। तो मैं इसको इस साथ ही क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आया और ये क्या हो गया, वेट फॉर प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। ओके, मैं ये फील्ड नेम दिया मैंने। तो देखिए गाइस, पेमेंट टर्म्स यहाँ पे क्या है, L060।
तो क्लाइंट को चाहिए पेमेंट टर्म्स, ठीक है। ये L060 की मैं बात कर रहा हूँ, ये पेमेंट टर्म्स है, ठीक है, जी टर्म में। तो ये फेच होके इस रिपोर्ट में उनको चाहिए। तो हम इस टेबल पे क्या लिख देंगे, हम इस टेबल में लिख देंगे EKKO ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑर्डर, ठीक है। फेच द पेमेंट टेक्निकल फील्ड, फेच दिस फील्ड डिटेल्स, ठीक है। परचेज ऑर्डर के बेसिस पे देखिए गाइस, हमने परचेज ऑर्डर, ये जो है, ये जो परचेज ऑर्डर है, इसका फील्ड क्या है, EBELN। इसके बेसिस पे टेबल में जाना है, और यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ EBELN, जो कि PO है, हमें पता है PO है, इसके बेसिस पे टेक्निकल फील्ड नेम को फेच करना है। इस टेबल में जाना है, और EBELN में हमें PO देना है, और उस PO में जो भी टेक्निकल फील्ड नेम होगा, वो उस PO से वहां पे फेच होके कहाँ आ जाना चाहिए, इस टेबल में, ME2N जो टेबल है उसमें आ जाना चाहिए। तो गाइज ये था पहला रिक्वायरमेंट।